Hello and welcome to VLearn. This is session 6 of business study. In this session we will going to have a discussion on warehousing. Topics to be covered are explaining the meaning of warehousing, recognize the need of warehousing, identify different types of warehouses, explain the characteristics of idle warehouses, describe the functions of warehouses, and enlist the advantages of warehouses. Now in this session we will have a discussion on the warehouse. जब हम warehouse के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि warehouse क्या होता है. It's basically a house है. ये एक हाउस है जहां पर हम लोग अपनी जितने भी स्टॉक होता है, बिजनेस के अंदर जो भी प्रोडक्ट बनता है या जो भी रॉ मटेरियल होता है वो सब कहीं ना कहीं स्टोर होता है. बिजनेस को एक जगह ऐसी चाहिए होती है जहां पर वो अपने प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी करवा सके ताकि जरूरत के टाइम पर वो उन वेयर हाउसेस के थ्रू इजीली अपने मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल करवा सके. और इसके अपने अलग बेनिफिट्स भी हैं. बट वेयर हाउस को अगर हम सिंपल टर्म्स में समझना चाहें, so in simple terms it means to hold or to store. अपनी इन्वेंट्री को जब हम लोग होल्ड पर रखते हैं या हम जब स्टोर पे रखते हैं, स्टॉक करके उसका मेंटेन करते हैं, so that's all comes into warehousing. Contemporary view is warehousing function to mix the inventory assortment to meet the customer's requirement. Normally ये माना जाता है कि हमारे वेयरहाउस तब यूज होते हैं जब हमें अपने कस्टमर तक सामान को अवेलेबल करवाना हो. बट ऐसा नहीं है. इसके अलावा और बहुत सारी चीजों के लिए वेयरहाउस यूज होता है. लाइक फॉर एग्जांपल हमें जब स्टोरेज करनी है या इजी अवेलेबिलिटीज ऑफ आवर प्रोडक्ट इन दी मार्केट, दीज आर डिफरेंट फंक्शंस जो कि एक वेयरहाउस परफॉर्म करता है. नाउ व्हाट is the different kind of strategies warehouses uses. As you see in the picture that there are so many products are available, lots में सामान available है और उसको properly रखा गया है मैनेज करके. That's all comes into storing. That means आपके पास जो एक पूरा एरिया है आप कैसे उसको स्टोर कर रहे हो. So warehouse were once viewed as a necessary evil and it's used to coordinate the product supply with the customer demand. So yes, the explosion of the customer economy after World War II saw the rises of distribution network for the consumer goods. Warehousing shifted from passive stores to strategic assortments. That's true. इससे पहले अगर हम बात करें तो warehouses की ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती थी. warehouses simply considered as एक ये एरिया है जहां पर प्रोडक्ट की स्टोरेज करवाते हैं और प्रोडक्ट को सामान भिजवाना है. जैसे ही वो डिमांड करेंगे प्रोडक्ट आप कंज्यूमर तक पहुंचा देंगे. इस तरह से एक वेयरहाउस की कॉन्सेप्ट्स थे. वेयरहाउस को इसीलिए कंसीडर किया जाता था जस्ट टू प्रोवाइड द प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर. दैट इज द वन थिंग. बट जैसे जैसे डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क राइज अप हुए वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद एंड at the same time जैसे जैसे different kind of consumer goods are available, or we can say that जैसे market fluctuate करने लगी, market में different products की demand बढ़ी. हर product की अपनी demand है, हर product की अपनी एक requirement है. at the same time कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बहुत क्विक बेसिस पर यूज होते हैं और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत टाइम के बाद यूज होते हैं. सो यूजेज डिफरेंट है प्रोडक्ट की, ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी भी डिफरेंट होगी. सो उस केसेस में नाउ वेयर हाउस इज नॉट ओनली कंसीडर्ड एज टू स्टोर योर प्रोडक्ट. ये एक पैसिव स्टोरेज नहीं कंसीडर करते अब इसको अब एक स्ट्रैटेजिक असॉर्टमेंट भी कंसीडर किया जाता है. यानी कि बहुत सारी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग्स जो हैं वो वेयर हाउस के थ्रू सक्सेसफुली की जाती हैं. वेयर हाउस टाइप्स evolved to accommodate the dynamic aspects. कितने डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर वेयर हाउस परफॉर्म होता है, किस तरह के टाइप्स ऑफ वेयर हाउसिंग हैं. सो अगर हम टाइप्स ऑफ वेयर हाउसिंग की बात करें, सो द वेरी फर्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स.
And yes, another is consolidation terminals. Another is break bulk facilities, and another is cross docks. Now another is the need for warehousing. Why one is required to have a warehouses? क्यों जरूरत पड़ती है warehouses की? सबसे पहले seasonal production. Seasonal production is, again, there are some goods जिनकी season wise demand होती है. Like for example umbrella. Umbrella की सबसे ज्यादा requirement summers में और rainy season पर पड़ती है. It's a seasonal product. Or we can say that the woolen clothes, woolen attire, उसकी जरूरत हमें winters में पड़ती है. So again, season के हिसाब से इसकी अपनी एक requirement है. सीजन के हिसाब से इनकी अपनी एक प्रैक्टिस, इनकी डिमांड जो है वो फ्लक्चुएट होती है. इन दैट केस कंपनी उस हिसाब से प्रोडक्शंस भी करती है. सो उसके अवेलेबिलिटी के लिए वेयर हाउसेस होते हैं. नाउ फॉर एग्जांपल लाइक वन ऑर्गेनाइजेशन इज अम्ब्रेला मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन. सो जो अम्ब्रेला मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो गर्मियों में ही तो प्रोडक्शन नहीं शुरू करेगी क्योंकि डिमांड ज्यादा है. नो, वो इसकी प्रोडक्शन बहुत पहले से शुरू कर देती है और उस प्रोडक्शन के बाद जितना भी वो प्रोडक्ट होता है, क्योंकि दैट ऑर्गेनाइजेशन नोज दैट इन अ पीक टाइम और ऑन द सीजन जब बात होगी तो सीजन में उसकी डिमांड सबसे ज्यादा होगी. सो उसकी प्रोडक्शन करके उसको स्टोरेज कर दिया जाता है, वेयर हाउस में अवेलेबल करवा दिया जाता है ताकि रिक्वायर्ड समय पर वो वहां पर अवेलेबल हो सके. सो दैट्स कम इनटू सीजनल प्रोडक्शन. सो ये एक सीजनल प्रोडक्शन का पार्ट होता है. Then other is seasonal demand. Seasonal demand is again different demand rise up होती हैं. Different तरीके से the customer demand करता है, अलग values generate करता है. So that's all comes into seasonal demand. Seasonal demand is simply states that market में आप किस तरह से demand को सॉल्व करेंगे या डिमांड की जितनी अवेलेबिलिटीज हैं उसको रिजॉल्व करेंगे. अगर कंपनी डिमांड पूरी नहीं कर पाती तो ऑटोमेटिकली उसके लिए लॉसेस है ना. डिमांड इज द वन ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग. सो दैट्स कम्स इनटू सीजनल डिमांड. जैसे हमने अम्ब्रेला के एग्जांपल में लिया कि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है समर्स के अंदर और रेनी सीजन के अंदर और अदरवाइज विंटर के अंदर कम होती है. सो दैट्स ऑल कम्स इनटू सीजनल डिमांड्स. डिफरेंट डिमांड्स हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए यू नीड समथिंग. सो दैट्स कम्स इनटू वेयरहाउसिंग. Then other is large scale production. Large scale production वो कंपनीज जो प्रोडक्ट मतलब जो बहुत कॉन्टिन्यू और बहुत बड़े लेवल पर प्रोडक्शंस करते हैं, जहाँ जिनकी बहुत या यू कैन से दैट जब नंबर ऑफ जो प्रोडक्शन है उनकी वो बहुत बड़ी है. दैट्स कम्स इनटू लार्ज स्केल प्रोडक्शन. लार्ज स्केल प्रोडक्शन में लाइक ऑर्डर ऑफ लाइक 1000 to produce 1000 units or to produce like tons of units or quintals of units. So in that case that required some warehouses. उनको कुछ ऐसी फैसिलिटीज की जरूरत होती है जो उनके प्रोडक्ट को सेफ गार्ड कर सके. सो वहां पर लार्ज स्केल प्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है. Another is quick supply. प्रोडक्ट को जल्दी अवेलेबल करवाना हो तो उस केस के अंदर भी वेयर हाउसिंग की जरूरत पड़ती है. नाउ फॉर एग्जाम्पल द वन प्रोडक्ट इज कमिंग फ्रॉम गुड़गांव एंड उसकी जो मेन मार्केट है उस प्रोडक्ट की, दैट मेन मार्केट इज समवेयर नियर रोहिणी पार्ट और द अनदर इज और एनएसपी इज वन मार्केट एंड द अनदर मार्केट इज शालीमार बाग. सो उसका जो वेयर हाउस होगा या उसकी जो स्टोरेज होगी वो स्टोरेज वहां अवेलेबल करवाई जाएगी जहां पर हम प्रोडक्ट को बहुत क्विकली अवेलेबल करवा सकें. सो दैट वाज कम्स इनटू क्विक सप्लाई. नियर बाय एरियाज देखा जाएगा, प्रॉब्ली द सूटेबल एरिया इज सेंट्रल दिल्ली. अगर सेंट्रल दिल्ली के अंदर ही एक वेयर हाउस बन जाता है सो ऑटोमेटिकली वहां से सामान फटाफट ट्रांसपोर्ट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन. सो दैट्स कम्स इनटू क्विक सप्लाई. Another is continuous production. Continuous production simply states that वो ऑर्गेनाइजेशन जिनके प्रोडक्शन बहुत कॉन्टिन्यूस है, वो कॉन्टिन्यूस बेसिस पर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती रहती है. देयर वाज नो स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन. दैट ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायर्ड द वेयर हाउसिंग पार्ट. वहां पर उन्हें वेयर हाउस की जरूरत पड़ती है. देन अदर इज प्राइस स्टेबलाइजेशन. प्राइस को स्टेबल करने में फॉर एग्जाम्पल अगेन the supply is slow, demand is very high, तो automatically price बहुत ज्यादा हो जाता है. प्राइस बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड गिरने लग जाएगी. डिमांड गिरेगी तो अगेन प्राइस भी गिरता चला जाएगा. सो that's all comes into
द प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस जो है वो डिमांड के साथ वेरी करता है. सो इन दैट केस कैसे आप विद द हेल्प ऑफ वेयर हाउसिंग प्राइस को स्टेबल कर सकते हो. डिमांड बढ़ी है तो ऑटोमेटिकली द प्राइस विल राइज, पर अगर बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई और आप उसे सॉल्व नहीं कर पाए तो ऑटोमेटिकली प्राइस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. तो आपको ऑन द टाइम पर राइट प्लेस पर अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाना होता है ताकि प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन हो सके, प्राइस को सही से मेंटेन किया जा सके. Then other is warehousing offers manufacturer a way to reduce the dwell times. So in that case, warehouse is considered as integral to just-in-time and stockless production strategy. So warehouse को हम just-in-time की strategy में भी use करते हैं. जब हम बोलते हैं just-in-time strategy, तो that simply means जब मुझे product on the time available करवाना है, right time पर available करवाना है, तो वो just-in-time की strategy को use करता है. And yes, it's related to the stockless production strategies also. That's required the strategical located warehouse across the globe. पूरे globe में एक पूरी strategical formations लेना, strategical part लेना, that's all comes into the warehousing. It's in one of the integral to just in time. At the same time, there are so many important goals in warehousing is to maximize the flexibilities. Flexibilities को एक वेयरहाउस जो है वो आपके बिजनेस प्रैक्टिसेस को और ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाता है. क्विक वर्किंग होती है, इजिली अवेलेबिलिटीज हो सकती हैं. आप अगेन यू कैन कंसीडर इज दैट इट हेल्प द बिजनेस एज द वन ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव. बिजनेस का एक रिप्रेजेंटेटिव बनकर बिजनेस को हेल्प करता है, इम्प्रूव करता है. इसके अलावा एक फ्लेक्सिबिलिटीज तो प्रोवाइड होती ही हैं, बट येस एट द सेम टाइम दे मेनली वर्क ऑन the ever changing customers demand. ये कस्टमर की जितनी भी डिमांड्स चेंज हो रही होती है उस पर बहुत क्विकली रिस्पॉन्ड करता है, समझता है, उसको समझने के बाद उसके बेसिस पर डील करता है. स्टॉकिंग में प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाना, देन स्टॉक दोबारा से रीफिल होगा स्टोर्स के अंदर, दैट्स ऑल कम्स इनटू वेयर हाउसिंग पार्ट. तो इसमें सबसे पहले है द प्रोडक्ट असॉर्टमेंट्स. प्रोडक्ट असॉर्टमेंट इज टू सेफगार्ड द प्रोडक्ट. किस तरह की कैटेगरी आप अपने स्टोर्स में अवेलेबल करवाओगे, किस तरह के और किस क्वालिटी के क्या फैसिलिटीज आप अवेलेबल करवाओगे प्रोडक्ट के लिए. लाइक फॉर एग्जांपल अगर फ्रोजन प्रोडक्ट्स हैं तो उसके लिए बड़े बड़े कंटेनर्स, रेफ्रिजरेटर्स की जरूरत होगी वेयर हाउस में, क्योंकि उन्हें उसकी स्टोरिंग करनी है. सो दैट्स ऑल कम्स इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट्स have different facilities in the warehouse, so उस हिसाब से availabilities करवानी होती है. Other is the value added service. Value added service deals with कि किस तरह के आप value adds दे रहे हो मार्केट के अंदर, किस तरह के आप एक्स्ट्रा फीचर्स आप उन्हें प्रोवाइड करा रहे हो. सो दैट्स कम्स इनटू वैल्यू एड सर्विस. बिकॉज वेयरहाउस इज लाइक नॉट ओनली दैट स्टोरिंग, इसके अंदर फाइनेंसिंग वैल्यू एड्स भी आ जाते हैं. अगेन ऑन टाइम, जैसे क्वालिटी मेंटेनेंस, प्रोडक्ट सेफ गार्ड. अगर वेयरहाउस गलत तरीके से हुई तो प्रोडक्ट खराब भी हो सकता है. सो ये कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज होती हैं जो कि वेयरहाउस प्रोवाइड करवाता है जस्ट टू सेफ गार्ड दी मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट. देन शिपमेंट सीक्वेंसिंग, दैट इज अगेन कितने टाइम पर प्रोडक्ट किस जगह अवेलेबल होगा, शिपमेंट डिस्पैच कब होगा, अवेलेबल क्या कैसे होगा, दैट्स ऑल नीड टू बी कैलकुलेटेड. सो वो शिपमेंट सीक्वेंसिंग के अंदर कंसीडर किया जाता है. एट द सेम टाइम बहुत सारे इकोनॉमिकल एंड सर्विस बेनिफिट्स जो हैं वेयर हाउस प्रोवाइड करवाता है. सो अगर हम इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक इज ऑलवेज रिलेटेड टू द कॉस्ट फैक्टर. So warehousing occurs when overall logistic cost are reduced. जब overall जो logistic cost है कि reduce होनी है तो उस केस के अंदर warehouse का यूज किया जाता है, बिकॉज इसके अंदर हम वही मेजरमेंट्स लेते हैं ताकि हम अपने कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकें. सो इस केस में हम बिजनेस जो है वो यूज करता है warehouse को. So in that case it's consolidating and break the bulk. सबसे पहले तो प्रोडक्ट को बाइफिकेट करके रखना, बल्क में जो जितने भी बड़े बड़े लॉट्स में सामान आया होता है उसको ब्रेकआउट करना, दैट इज द वन फंक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग. अनदर फंक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग इज सॉर्टिंग. सॉर्टिंग इज सिंपली व्हाट टू सॉर्ट आउट योर प्रोडक्ट. प्रोडक्ट को अगेन क्लासिफाई करते हुए डिफरेंट स्टैंडर्डाइज्ड पार्ट्स पर काम करना, दैट्स कम्स इनटू सॉर्टिंग.
Another is seasonal storage. Seasonal storage की जो requirements हैं, that is like suppose the requirements are high, demands are high, so automatically क्या होगा, उसकी storage facilities भी high हो जाएंगी. So जहां पर वो सिर्फ 10 यूनिट्स को अपने पास स्टोर करता, प्रॉब्ली वो अब ज्यादा यूनिट्स 30 यूनिट्स तक स्टोर करेगा अपने वेयर हाउस में. देन अनदर इज रिजर्व लॉजिस्टिक्स. रिजर्व लॉजिस्टिक इज दिस इज द टेक्निक जो कि वेयर हाउस में यूज होती है टू रिजर्व द प्रोडक्ट को रिजर्व करके रखना. दैट इज टू एक स्टैंडर्डाइज लेवल जज कर लेना, एक स्टैंडर्ड पार्ट जज कर लेना कि इतना तो प्रोडक्ट वेयर हाउस के अंदर अवेलेबल होना ही चाहिए. दैट्स व्हाट कम्स इनटू रिजर्व लॉजिस्टिक्स. सो रिजर्व लॉजिस्टिक के अंदर आप ये कह सकते हो कि उस तरीके से प्रोडक्ट को मैनेज करना कि डिमांड अगर ज्यादा फ्लक्चुएट भी हो जाती है या डिमांड अगर बढ़ भी जाती है तो उस केस में भी बिजनेसेस और वेयर हाउसेस एबल टू सेंड द गुड्स, अपने पास थोड़ा सा स्टॉक मेंटेन करके रखना ताकि आप फर्दर डिमांड को अप्रोच कर सको या उसको फुलफिल कर सको. सर्विस बेनिफिट्स आर जस्टिफाइड बाय सेल्स इंप्रूवमेंट्स. सर्विस बेनिफिट जो है वो सेल्स इंप्रूवमेंट के साथ भी जस्टिफाई हो जाते हैं, इंप्रूव हो जाते हैं. दैट मोर देन ऑफसेट एडेड कॉस्ट. इसके अलावा ये फर्दर कॉस्ट को ऐड करता है. सो इन दैट केस इट्स मोर देन ऑफसेट. सो इसमें द ऑन स्पॉट जो स्टॉकिंग होती है, फुल लाइन स्टॉकिंग होती है, वैल्यू एडेड सर्विसेज होती हैं, वो सब प्रोवाइड करवाई जाती हैं. Then other is reduced transportation cost. Yes, where this help in to reduce the transportation cost with the help of consolidation occurs when a warehouse receives the material from a number of sources and combines them into the exact quantities of the different destinations. That's all comes into consolidations occurs. Different consolidated methods rise up होते हैं to receive the material from number of sources. Different sources से material gather किया जाता है, material को एक जगह store किया जाता है. So in that case एक specific destination होती है जहां पर हम लोग पूरी material handling करते हैं. That is the one way. So in transportation reduction, the first thing is consolidation. Second thing is break the bulk occurs. Break the bulk in terms of जितना भी लार्ज शिपमेंट राइज आया होता है वेयर हाउस में, जितनी भी बड़ी बड़ी शिपमेंट से सामान उतरता है, उन सामान को डिफरेंट छोटे छोटे डेस्टिनेशंस पर प्रोवाइड करवाया जाता है. लाइक मैन्युफैक्चरर जो है वो पूरे लॉट्स में और क्विंटल में सामान भिजवा के वेयर हाउस में स्टोर करवा रहा है. सो नाउ इट्स न वेयर हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक रिटेल शॉप से जो भी डिमांड राइज हुई है उतने यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट वहां तक अवेलेबल करवाना. सो एक जितना भी बल्क में बड़ा सामान जो आया होता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा जाता है. दिस इज द इलस्ट्रेशन ऑफ कंसोलिडेशन एंड बल्क ब्रेक बल्क अरेंजमेंट. कंसोलिडेशन में क्या है कि प्लांट ए, प्लांट बी, प्लांट सी, देवर लाइक सपोज फॉर एग्जाम्पल कंपनी XYZ हैव 3 प्लांट्स A, B, C. तो अब ये तीनों जो वेयर हाउसेज हैं, इन तीनों जो प्लांट्स हैं, या प्लांट मतलब जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जहां पर प्रोडक्ट अल्टीमेटली बनाया जा रहा है, वहां से वेयर हाउस से सारा सामान भेजा जा रहा है और सामान को वेयर हाउस में रखा जा रहा है. दैट्स कम इनटू कंसोलिडेशन. और फिर कस्टमर ABC के पास पहुंचाया जा रहा है. नाउ व्हाट हैपेंड इन द ब्रेक बल्क? एक ही प्लांट से वेयर हाउस पे सामान आ रहा है एंड देन डिफरेंट कस्टमर्स ABC पर प्रोवाइड किया जा रहा है. सो दैट्स कम्स इनटू द illustration of consolidation and break the bulk arrangement. So it's in a wonderful explanation with diagram with this. Now another is service benefits of warehouse. So जैसा हमने पढ़ा था कि जो स्पॉट स्टॉकिंग होता है वो एक सर्विस होती है जहां पर हम सीजनल और प्रमोशनल डिमांड्स को रखते हैं. Then other is full line stocking. Full line stocking मतलब नॉन स्टॉप शॉपिंग कैपेबिलिटीज होती हैं. So that's comes into full line stocking. Another is value added service, यानी कि जब एक्स्ट्रा सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं. Another is warehouse operations involve handling the storage. Yes, storage handling as we see in the picture. एफिशिएंटली अपने इन्वेंट्रीज को रिसीव करना, इन्वेंट्रीज को एक जगह से दूसरी जगह, एक डिपार्टमेंट से दूसरी जगह डिपार्टमेंट में पहुंचाना, स्टोर करना उसको प्रॉपरली,
assemble into the complete order, make a customer's shipping. So that all comes into the warehouse operations involve handling and storage. Handling के अंदर we can say that handling must optimize the movement, continuity and efficiencies. It's receiving and unloading the arriving vehicles. It's basically in storage also and shipping also. Another is store plans should make product velocities. Velocities again, how fast you will, कितना weight आप carry कर सकते हैं और कितने large products available करवाए हैं. That's all comes into the velocity. यानी कि एक product के अंदर कितनी volume है. So that comes into the velocity part, जो कि calculate की जाती है warehouse के अंदर कि कितना storage possible है, कितना heavy product हम वहां पे रख सकते हैं. That's all comes into this. Apart from that, warehouse must manage two classes of storage. दो तरीके की storage होती हैं. One is active storage, another is extended storage. Active storage is simply like basic inventory replenishment. So that's all, like focusing on the quick movement. Product को बहुत जल्दी available करवाना होता है. It includes the flow through. किस तरह से flow करेंगे, कैसे flow करेंगे, direction देनी होती है आपको product के flow की. Extended storage is storage for inventory held in the excess of period of normal replenishment. Like this is what the normal storage जो कि available करवाई जाती है, जो commodity storage होती है या seasonal storage होती है, that comes into extended storage, which could be extended. There are different types of warehouses. सबसे पहला है private warehouse, another is public warehouse, then government warehouse, bonded warehouse, cooperated warehouse. अगर हम प्राइवेट वेयरहाउस की बात करें तो प्राइवेट वेयरहाउस वो होते हैं जो ऑपरेट करते हैं बाय फर्म अर्निंग द प्रोडक्ट. जो एक प्राइवेट पर्संस जो होते हैं वो अगर एक वेयरहाउसिंग शुरू कर दें. देन पब्लिक सर्विसेज इज सर्विस कंपनी ओन्स वेयरहाउस एंड हायर आउट द स्पेस एंड सर्विसेज. जितनी भी पब्लिक कंपनीज होती हैं अगर वो एक जगह अवेलेबल करवा दें, सो दैट्स कम्स इनटू पब्लिक वेयरहाउस. Then another is government warehouse. It is what specially controlled by government. It could be central government, state government or any public corporation or local authorities of the government. So government इसको control करती है और इसको manage करती है. Bonded warehouses होते हैं like it's managed and controlled by both. Private organizations भी इसको manage करती हैं और government organizations भी इसे manage करती हैं. Corporative warehouses, ये कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, दे मैनेज एंड कंट्रोल बाय द कॉर्पोरेटिव सोसाइटी. ये जो जितने भी एक सोसाइटी के सब मिलकर लोगों ने एक वेयर हाउस ले लिया और फिर उसको आगे अपने प्रोडक्ट को वहां पे स्टोर करवा रहे हैं. सो दैट्स कम्स इनटू कॉर्पोरेटिव वेयर हाउसेस. सो देयर आर नाउ फ्यू इन दिस सेशन वी डिस्कस्ड अबाउट द वेयर हाउसेज एंड टाइप ऑफ वेयर हाउसेज. अब इसमें हम लोग देयर आर फ्यू क्वेश्चंस व्हिच यू हैड टू डू इट. द वेरी फर्स्ट इज क्लासिफाई द वेरियस टाइप ऑफ वेयर हाउस. Explain them briefly, then distinguish between the public and private warehouse. Explain the functions of warehouses. What is meant by the public warehouse? State any three functions of public warehouse. Describe the advantages of warehouses to the business. So that's all comes into that these questions you have to do it by yourself. So this is all about for today's session. We are winding up here. Thank you so much. Happy learning. We learn.